आज का हमारा विषय इतिहास है। इतिहास में हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अथवा भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हम जानते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं, जो ऋचाओं को पढ़ते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये 4 वर्ण हुए ब्रह्मा जी के चरणों से। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट भेद करता है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठन के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधुर कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों हैं। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य वाला वेद है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो इसका उत्तर है ऋग्वेद। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महाभाव आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र है तथा इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। एक एग्जाम आया था, उसमें क्वेश्चन था कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन कौन सी थी, तो उसका उत्तर था सभा एवं समिति। सबसे प्राचीन ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचिता लोमवर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यदि जब क्वेश्चन बनता है कि राजाओं की वंशावली कितने
पुराणों में मिलती है? तो उत्तर रहेगा हमारा 5 पुराण। वो 5 पुराण कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण। इनमें राजाओं की वंशावली का उल्लेख किया जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक एवं बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। वह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास करता है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के राजा के इतिहास से है। अरबों की विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि माने जाते हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कल्याण की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। फिर आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। इनके आधार पर भी हम अपने भारत की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला आया था यूनानी एवं रोमन लेखक टेशियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, मतलब इसका ज़्यादा प्रमाण नहीं है। फिर आता है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों में एवं अफवाहों पर आधारित है, पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेस्कियटस तथा आस्टिबुलस के विवरण का अधिक प्रमाण एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज की संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस, यह सीरियन नरेश अंतिकेयस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिडेलिकस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। टालमी, इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लेनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों, पदार्थों आदि के बारे में विवरण दिया जाता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिबस सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। फिर आते हैं चीनी लेखक फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया, मतलब उसने मध्य प्रदेश की जनता का जनजीवन खुशहाल बताया। संज्ञान, यह 518 ईसा पूर्व में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हुएसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईसा पूर्व में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईसा पूर्व में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में
अध्ययन करने के लिए आया था और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। उसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे वहाँ के कुलपति? शीलभद्र सिंह। यह 17वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। फिर आता है अरबी लेखक अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के समय भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, इसका अर्थ है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला गया। तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक थी? अल-बरूनी की। फिर अन्य लेखक तारानाव। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगीर तथा तंगीर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख भोगाजकोई से वैदिक देवता मित्र, अरुण, वरुण, इंद्र, नासत्य के नाम मिलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। वेद जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। तो इन 4 वेदों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,464 ऋचाएँ होती हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। आज का हमारा विषय इतिहास है। इतिहास में हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अथवा भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत।
प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हम जानते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं, जो ऋचाओं को पढ़ते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये 4 वर्ण हुए ब्रह्मा जी के चरणों से। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट भेद करता है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठन के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधुर कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य वाला वेद है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो इसका उत्तर है ऋग्वेद। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महाभाव आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र है तथा इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। एक एग्जाम आया था, उसमें क्वेश्चन था कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन कौन सी थी, तो उसका उत्तर था सभा एवं समिति। सबसे प्राचीन ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचिता होमवर्ष, इलोमवर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रशिरवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है।
यदि अब क्वेश्चन बनता है कि राजाओं की वंशावली कितने पुराणों में मिलती है, तो उत्तर रहेगा हमारा 5 पुराण। वो 5 पुराण कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण। इनमें राजाओं की वंशावली का उल्लेख किया जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक एवं बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। वह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास करता है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के राजा के इतिहास से है। अरबों की विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि माने जाते हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कल्याण की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। फिर आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। इनके आधार पर भी हम अपने भारत की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला आया था यूनानी एवं रोमन लेखक टेशियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, मतलब इसका ज़्यादा प्रमाण नहीं है। फिर आता है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों में एवं अफवाहों पर आधारित है, पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेस्कियटस तथा आस्टिबुलस के विवरण का अधिक प्रमाण एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज की संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस, यह सीरियन नरेश अंतिकेयस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिडेलिकस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। टालमी, इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लेनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों, पदार्थों आदि के बारे में विवरण दिया जाता है। पेरिप्लस ऑफ द इरेबियस सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। फिर आते हैं चीनी लेखक
फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्र गुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। मतलब उसने मध्य प्रदेश की जनता का जनजीवन खुशहाल बताया। संज्ञान यह 518 ईसा पूर्व में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हुएसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईसा पूर्व में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईसा पूर्व में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CUकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। उसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे वहाँ के कुलपति? शीलभद्र। इत्सिंग यह 17वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। फिर आता है अरबी लेखक अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के समय भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, इसका अर्थ है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला गया। तहकीक-ए-हिंद किसकी पुस्तक थी? अल-बरूनी की। फिर अन्य लेखक तारानाव यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई से वैदिक देवता मित्र, अरुण, वरुण, इंद्र, नासत्य के नाम मिलते हैं। आज का हमारा विषय इतिहास है। इतिहास में हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अथवा भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हम जानते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं।
इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं, जो ऋचाओं को पढ़ते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये 4 वर्ण हुए ब्रह्मा जी के चरणों से। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट भेद करता है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठन के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधुर कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य वाला वेद है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो इसका उत्तर है ऋग्वेद। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महाभाव आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र है तथा इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। एक एग्जाम आया था, उसमें क्वेश्चन था कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन कौन सी थी, तो उसका उत्तर था सभा एवं समिति। सबसे प्राचीन ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसकी रचिता होमवर्ष, लोमवर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यदि जब क्वेश्चन बनता है कि राजाओं की वंशावली कितने पुराणों में मिलती है, तो उत्तर रहेगा हमारा 5 पुराण। वो 5 पुराण कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण। इनमें राजाओं की वंशावली का उल्लेख किया जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक एवं बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। वह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास करता है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के राजा के इतिहास से है।
अरबों की विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि माने जाते हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कल्याण की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। फिर आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। इनके आधार पर भी हम अपने भारत की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला आया था यूनानी एवं रोमन लेखक टेशियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, मतलब इसका ज़्यादा प्रमाण नहीं है। फिर आता है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों में एवं अफवाहों पर आधारित है, पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेस्कियटस तथा आस्टिबुलस के विवरण का अधिक प्रमाण एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज की संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस, यह सीरियन नरेश अंतिकेयस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिडेलिकस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टालमी, इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लेनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों, पदार्थों आदि के बारे में विवरण दिया जाता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिबस सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। फिर आते हैं चीनी लेखक फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया, मतलब उसने मध्य प्रदेश की जनता का जनजीवन खुशहाल बताया। संज्ञान, यह 518 ईसा पूर्व में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हुएसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईसा पूर्व में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईसा पूर्व में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। उसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे वहाँ के कुलपति? शीलभद्र। इत्सिंग, यह 17वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। फिर आता है अरबी लेखक अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के समय भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, इसका अर्थ है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला गया। तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक थी? अल-बरूनी की। फिर अन्य लेखक तारानाव, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगीर तथा तंगीर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की।
मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख भोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, अरुण, वरुण, इंद्र, नासत्य के नाम मिलते हैं। साथियों नमस्कार। हमारा आज का विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धरण नहीं किया हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। ज्ञानी मानव होमो सेपियस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एक पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी थी। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रशस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक जैसे पत्थर के बने होते थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधु भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, मतलब कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया था। फिर इसके बाद आते हैं हम सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C4 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका डेंगोर जो आज वर्तमान स्थिति में बलूचिस्तान है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश स्थित है। उत्तरी पुरास्थल मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में मिले थे। सिंधु सभ्यता या सिंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलवीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु काल में विदेशी व्यापार सिंधु सभ्यता की ही सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद नगर या स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11 बाई 88 मीटर लंबा और 17 बाई 01 मीटर चौड़ा एवं 2 बाई 43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता, जिन्हें पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, उन्हें पशुपतिनाथ कहते हैं। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे पहले एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहूदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। उस लिपि में भाव प्रकट होते थे। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के 4 घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले, जिनमें से धान की खेती होने का प्रमाण भी मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः सिंधु संस्कृति का शासन वर्णक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन में साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। माताओं की पूजा की जाती थी। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा
एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कई प्रकार के थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कालीबंगन, कोटदीजी, रंगपुर, रोपण, लोथल, आलमगीरपुर, सुतकाडोंगर, बनमाली, धौलावीरा इत्यादि थे। मित्रों, अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। आर्य समाज सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्समुलन ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटी हुई थी: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी एवं विष का प्रधान विषपति कहलाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूतकार, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। पुरप, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र, जिसे अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध पुरुषणी अर्थात रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदामा विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। 1 ए वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। ऋग्वेद की 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपमुद्रा, घोष, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। विदुषी मतलब विद्वान स्त्रियां। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा।
आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों को अधन्या न मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया। गाय को अधन्या न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पणी कहलाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने वाला व्यक्ति को वैकनाट अर्थात सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्रु नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। मित्रों, ऋग्वैदिक काल में नदियों के अलग अलग नाम थे, जो आज वर्तमान में प्रवाहित होती हैं। जैसे कुंभ को ऋग्वैदिक काल का नाम कुंभ था, जिसको आज वर्तमान में कहते हैं कुर्रम। कुंभा नदी आज वर्तमान में इसको काबुल नदी कहते हैं। वितस्ता नदी को आज वर्तमान में झेलम नदी कहते हैं। आस्किनी नदी, जिसको आज वर्तमान में चिनाब कहते हैं। परुष्णी मतलब रावी नदी, शतुद्री मतलब सतलज नदी, विपाशा मतलब व्यास नदी, सदानीरा मतलब गंडक नदी, द्वसदती मतलब घाघर नदी, गोमती को प्राचीन काल में गोमल कहते थे, स्वस्तु आज स्वात कहते हैं। मित्रों, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे और उनका क्या संबंध था। भगवान इंद्र थे। इनको युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। अग्निदेव, इनको देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाला देवता माना जाता था। फिर आते हैं वरुण। इनको पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता माना जाता था। घऊ, इनको आकाश का देवता माना जाता था। सोम, इनको वनस्पति का देवता। उषा, प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विनी,
इनको विपत्तियों को हरने वाला देवता माना जाता था। पूषण, इनको पशुओं का देवता माना जाता था। विष्णु, इनको विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माना जाता था। मरुत, इनको आंधी एवं तूफान का देवता माना जाता था। मित्रों, इस प्रकार से आज का हमारा इतिहास का पॉइंट समाप्त होता है। आज का हमारा विषय इतिहास है। इतिहास के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? दक्षिण में समुद्र तक और उत्तर में हिमालय तक। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 वर्गों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, भारत एवं आधुनिक भारत। इन 3